जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली एक नई वेसल। इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया अपना एक नया स्वदेशी स्ट्राइक ड्रोन। अब बांग्लादेश बॉर्डर के पास भी आर्मी स्थापित करेगी एक नया बेस। और रशिया का भारत के लिए सबमरीन्स का एक नया ऑफर। आज 19 दिसंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में अदम्य क्लास की तीसरी फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम है अमूल्य, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है। और इस तरह के टोटल 8 वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विस में शामिल होनी है। इस वेसल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बिल्ड किया है और इसको बनाने में 60% से अधिक का स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो वेसल है ये 2 एडवांस डीजल इंजन के साथ आती है जिनकी मदद से 27 नॉट्स की टॉप स्पीड को अचीव कर सकती है और इसका ऑपरेशनल इंड्योरेंस 1500 नॉटिकल माइल्स का है। इसके अलावा इसे अत्याधुनिक वेपन्स और सिस्टम से इक्विप किया गया है। ये एक कमाल की मैन्यूवरेबिलिटी भी ऑफर करती है और इन सब के अलावा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और एक इनहेंस्ड परफॉर्मेंस, तो इसके कुछ खास फीचर्स हैं। और इसे कई अलग अलग तरह के मिशंस जैसे कि सर्विलियंस, इंटरडिक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स और ईस्टर्न सीबोर्ड की सुरक्षा में भी इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका को मजबूत करती है। बाकी जो ICGS अमूल्य है तो ये उड़ीसा में बेस्ड रहेगी और ये ऑपरेट करेगी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट गार्ड रीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल कमांडर के तहत। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी तौर पर बनाए गए एक फिक्स विंग UAV जिसका नाम है खड़गा चक्र, तो इसके ऑपरेशनल वैलिडेशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और इस UAV को भारतीय सेना ने चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप के कोलैबोरेशन के साथ विकसित किया है जिसके ट्रायल्स महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस पर कंडक्ट किए गए थे। इस UAV की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स तक है और इसे विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और रही बात इसकी भूमिका की क्या करेगा, तो ये दुश्मन के कुछ महत्वपूर्ण टारगेट्स पर एक प्रिसाइज स्ट्राइक करने में सक्षम है। और इस UAV की ऑफिशियल एक वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें आप इसका पेलोड ड्रॉप करते हुए देख सकते हैं जो कि इसके टारगेट पर गिरा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि नवंबर में जब भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू किया था तब उस समय चाइना ने अपने होतान सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट पर, जो कि इंडियन बॉर्डर से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पे अपने 4 H-6 बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया था। और उनकी तैनाती की जो जानकारी है वो सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से सामने आई है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि जब ये इमेज कैप्चर की गई थी तो क्या उस समय ये H-6 बॉम्बर्स हथियारों से लैस थे या नहीं। और इन बॉम्बर्स के अलावा 12 J-20 फाइटर्स और 4 Y-20 सीरीज के स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी देखे गए हैं। और जबकि मेन टर्मिनल के पास करीब 3 एडिशनल KJ-500 एयरक्राफ्ट भी पार्क थे। और इस वर्ष यानी कि 2025 में होतान में J-20 की ये दूसरी आइडेंटिफाइड डिप्लॉयमेंट भी है और जबकि H-6 बॉम्बर्स की पहली, जो कि सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से कंफर्म हुई है। रणनीतिक रूप से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने वाले उद्देश्य के साथ वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, तो इन क्षेत्रों पर आर्मी की नई बेसेस को स्टैब्लिश करने के बाद अब आर्मी बांग्लादेश बॉर्डर के पास भी एक नई बेस को स्थापित करने की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रही है। और इसमें विशेष रूप से मिजोरम में इस चौथे बेस को स्थापित करने की संभावनाओं को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और इसके लिए अभी हाल ही में टॉप आर्मी कमांडर ने एरिया को विजिट भी किया था। और जो चौथा बेस है मिजोरम की तरफ से बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है तो उसको सिक्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आए दिन बांग्लादेश के कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं जो कि अभी अंडे से बाहर भी नहीं निकले, तो वो धमकी देते फिर रहे हैं भारत की 7 सिस्टर्स को कट ऑफ करने की। और उनको पता है कि वो खुद तो नहीं कर सकते और इसलिए उनको इसमें मदद चाहिए चीन की, ताकि चीन भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को घेर कर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली कनेक्टिविटी है उसको कट ऑफ कर दे। लेकिन शायद इन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में अच्छे से नहीं पता है और इसी वजह से उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। पर खैर जो भी है, भारतीय सेना ने इन सभी डेवलपमेंट पर करीब से नज़र रखी हुई है और उसी के अनुसार कार्रवाई भी चल रही है। और अब जिस तरह से बांग्लादेश से एक नए तरह का थ्रेट उत्पन्न हो रहा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना अब मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पर एक नए बेस को स्थापित कर रही है। और जबकि आर्मी के प्रयासों के साथ साथ BSF ने भी बांग्लादेश की सीमाओं के पास जो कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं तो वहाँ पे कई सारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। और इस योजना में बंकर्स, टेम्परेरी या फिर परमानेंट आर्टिफिशियल डैम, ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर्स, अंडरग्राउंड आर्मरीज, तो इन सभी स्ट्रक्चर्स का निर्माण कार्य होना है। और रिपोर्ट्स में गृह मंत्रालय के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं तो उनको ऑपरेशन सेंसिटिविटी, थ्रेट परसेप्शन और वल्नरेबिलिटी के अनुसार ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा और उनका निर्माण कार्य अगले 5 वर्षों के अंदर प्लान किया गया है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई एक मुठभेड़ में एक नक्सल को ढेर किया गया है जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। और ढेर किए गए उस नक्सल के पास से एक .303 राइफल, 9 mm की पिस्टल, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, तो ये भी रिकवर किए गए। और जो मारा गया उसकी पहचान फागनू माडवी के तौर पर हुई है। वहीं इसके अलावा तेलंगाना पुलिस के सामने 41 माओविस्ट ने सरेंडर किया है
और जिनमें कंपनी, प्लेटून कमेटी और डिविजनल कमेटी लेवल्स पर 6 सीनियर फंक्शनरीज भी शामिल हैं। और इन्होंने 24 से अधिक फायर आर्म्स हैंडओवर किए, जिनमें एक इंसास LMG, 3 AK-47 राइफल्स और 5 SLR राइफल्स के साथ एम्यूनेशन के 733 लाइव राउंड्स भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना की अंडर वाटर कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रशिया ने 3 रिफर्बिश्ड किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भारत को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की है। और जिस तरह से भारत का प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम अभी भी डिले चल रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया का जो ऑफर है ये एक तरह से इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर है। और कहा गया कि जो सबमरीन्स हैं इनकी सर्विस लाइफ 20 वर्षों तक एक्सटेंड करने के लिए इन्हें एक एक्सटेंसिव मॉडर्नाइजेशन से गुजारा जाएगा। और इसी अपग्रेड के हिस्से के तौर पर इसमें कुछ एडवांस वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने की योजना है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि आज शुक्रवार को रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया कि रशिया शांतिपूर्वक तरीके से यूक्रेन के साथ वॉर को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन जो यूक्रेन है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और उनका ये भी कहना है कि रशिया एक ऐसा समझौता चाहता है जो युद्ध के मूल कारणों का समाधान करे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में UN पीस कीपिंग मिशन के तहत सूडान में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार कुमार पाल सिंह और सूबेदार धर्मेश संगवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1994 में मणिपुर में एक ऑपरेशन के दौरान CRPF के 11 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज के दिन 1961 में इंडियन आर्म फोर्सेस ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गलत सिद्ध नहीं कर सकता कोई भी नहीं करके दिखा दे, किसी एक डायलॉग को भी गलत सिद्ध करके दिखा दे, नहीं कर सकते। और ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। भाई फिल्म का सब्जेक्ट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, ब्रिटिश एम्पायर, स्वतंत्रता के बाद में कम्युनिस्ट, वामपंथी इतिहासकार, उस समय की सरकारें, जो नैरेटिव चलाए गए, कैसे कैसे लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए, कैसे कैसे साहित्य को, नॉवेल्स वगैरह को सेलिब्रेट किया गया, उन सारे नैरेटिव्स को ये एक फिल्म उत्तर देने वाली, जवाब देने वाली, इतिहास में ये दर्ज होने वाला है। आप याद रखना। मेरी प्रार्थना है दोस्तों, आप सभी मित्रों से, सब काम छोड़िए, ये फिल्म आपको किसी भी कीमत पर देखनी होगी, किसी भी कीमत पर। आप जस्ट इसको मिस नहीं कर सकते। जब इतनी महत्वपूर्ण फिल्म हो ना, तो